सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 28 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है बेसिकली यहाँ पे वाइज लद्दाख ट्राइबल पॉपुलेशन रेस्टिव। तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो सोनम वांगचुक जी है उनको डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और ये कब किया गया? बेसिकली 26 सितंबर को। और जो है उनको डिटेन किया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जब वो 15 दिन के हंगर स्ट्राइक पे थे। तो अथॉरिटीज ने उनको एक्यूज किया कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं पब्लिक ऑर्डर आफ्टर जो प्रोटेस्ट हुए लेह लद्दाख में, जिसमें कि 4 लोग डेड डेड हो गए और 150 इंजर्ड हो गए। और उनको ये भी एक्यूज किया गया कि जो है उनको फॉरेन फंडिंग भी जो है मिल रही है इस चीज के लिए। तो हंगर स्ट्राइक ये कर क्यों रहे थे? तो जो वहाँ की सिविल सोसाइटीज है ग्रुप ऑफ लद्दाख की, बेसिकली उनके जो 4 डिमांड्स हैं कि जो है लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, यानी ट्राइबल स्टेटस और ऑटोनॉमी दी जाए। और दूसरा है कि फुल स्टेटहुड दिया जाए लद्दाख के लिए। और तीसरा है कि सेपरेट लोकसभा सीट्स मिले लेह और कारगिल के लिए। और थर्ड जो जो फोर्थ डिमांड है वो है कि बेसिकली गवर्नमेंट वैकेंसीज जो है वो फिल की जाए। तो इसके लिए काफी टॉक्स भी हुई गवर्नमेंट और जो डिमांड कर रही हैं बॉडीज, लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल कारगिल डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जनवरी 2023 में गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट नित्यानंद राय ने हेड किया। फिर उसके बाद इस जो हाई पावर्ड कमेटी है इसमें जो है लद्दाख जो एपेक्स बॉडी और जो कारगिल डेवलपमेंट, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ऐड किए जो डिमांड कर रहे हैं ये। तो लेकिन ग्रुप ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और बोला ये प्रो गवर्नमेंट बायस है। फिर नवंबर 2023 में फिर से एक बार हाई पावर्ड कमेटी जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, लेकिन जो टॉक्स जो है वो बीच में रुक गई मार्च 2024 में। और दोबारा से टॉक शुरू हुई, रिज्यूम हुई जब वांगचुक ने जी ने दोबारा से फास्टिंग की अक्टूबर 2024 में दिल्ली में। और दोबारा से जो है जो लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेवलपमेंट एसोसिएशन है उसके लीडर्स जो है होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले। तो उसके बाद में हुआ क्या कि जब दोबारा से जब रिज्यूम हुई टॉक्स, उसके बाद से क्या हुआ, प्रेसिडेंट मुर्मू ने नोटिफाई किए 4 न्यू नोटिफिकेशंस, जिसमें कि लद्दाख के लिए, जिसमें कि बोला गया कि रिजर्वेशन पॉलिसी दी जाएगी, जिसमें कि 85% जॉब्स जो है वो लोकल लद्दाखीज के लिए रिजर्व रहेंगी। फिर उसके बाद में बोला कि रिकॉग्निशन दिया गया लोकल लैंग्वेजेस जो कि भोती एंड पुर्गी को। और न्यू डोमिसाइल रूल्स भी लाए गए, न्यू डोमिसाइल रूल्स। और चेंज किया गया हिल काउंसिल स्ट्रक्चर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ग्रुप्स का कहना है कि कोर जो डिमांड्स है उनकी, जो कि 6 शेड्यूल में इंक्लूजन और स्टेटहुड, ये अभी तक स्टिल दे आर इग्नोर्ड। तो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? गवर्नमेंट कह रही है कि ऑलरेडी सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को ऑलरेडी वो एड्रेस कर रही है, और इकोनॉमिक नीड्स जो लद्दाखीज की हैं। और अचीवमेंट्स बताई गई कि रिजर्वेशन को जो है इंक्रीज कर दिया गया, जो है 45% टू 85% को। और 1/3 रिजर्वेशन जो है दिया गया है वुमेन्स को काउंसिल्स में। और भोती और पुर्गी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। और 1800 गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो ओपन की गई हैं ट्राइबल्स के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंसिस्ट कर रहा है टॉक्स जो है कि वो यील्ड किए हैं उन्होंने फिनोमिनल रिजल्ट्स, बट स्टेटहुड और 6 शेड्यूल इंक्लूजन जो है ये स्टिल अभी पेंडिंग है। जिस एक्ट के अंडर सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट किया गया उसके बारे में भी देख लेते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या चीज है। तो इसको इनैक्ट किया गया था 1980 में, और पर्पस था कि जो है नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये एक्ट अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो किसी पर्सन को डिटेन कर सके विदाउट एनी ट्रायल के बिना ही डिटेन कर सकता है, यानी उसको जेल कर सकता है। तो जो ग्राउंड्स है जिन पे डिटेन किया जा सकता है वो है कि इंडिया की सिक्योरिटी, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और जो पब्लिक ऑर्डर है उसको अगर थ्रेट है तो फिर उसके अंदर डिटेन किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। और डिटेंशन पीरियड जो है ये अप टू 12 मंथ्स हो सकता है। इनिशियली जो है 3 मंथ्स का होता है, फिर उसके बाद में एक्सटेंड किया जाता है विद एडवाइजरी बोर्ड्स अप्रूवल। तो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, यानी कि पर्सन जो है वो विदाउट फॉर्मल चार्जेस उसको डिटेन किया जा सकता है। अगर अथॉरिटीज को ये बिलीव है कि आगे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया जा सकता है। और एप्लीकेबल होता है इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों पर।
और इस एक्ट को ड्रैकोनियन भी बोला जाता है क्योंकि इसका मिसयूज काफी ज्यादा होता है, पॉलिटिकल मिसयूज काफी होता है अपने ओपोनेंट्स को साइलेंस करने के लिए। इसको ये भी बोला जाता है कि ये वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स कई बार, जो आर्टिकल 21 एंड 22 है उनको भी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन कोर्ट फाइंड्स टू गिल्टी इन कोयम्बटूर ISIS मॉड्यूल केस। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो इसे बेसिकली 2008 में स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर 26/11 के जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे उनके बाद। और ये बेसिकली जो हमने अभी एक्ट, ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 के अंडर बनाया गया है। और तो इसका मेन काम क्या है कि ये इन्वेस्टिगेट करती है टेररिज्म जो रिलेटेड केसेस होते हैं क्रॉस इंडिया, और जो हैंडल करती है क्राइम जो कि सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और जो सिक्योरिटी है इंडिया की, उस पे जो खतरा होता है उससे रिलेटेड। और डील करती है ऑफेंसेस जैसे कि टेरर फंडिंग हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो गया जिनका इंटरनेशनल लिंक है, एक्सप्लोसिव्स और जो आर्म ड्रग्स हैं उनसे रिलेटेड, अटैक्स हो गए जो न्यूक्लियर और स्पेस फैसिलिटीज पे हो गए, साइबर टेररिज्म हो गया, इन सब रिलेटेड केसेस में इन्वेस्टिगेट करती है और हैंडल करती है क्राइम्स। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बेसिकली, ये एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और स्पेशल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट्स सेटअप किए जाते हैं स्पीडी ट्रायल्स के लिए। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसकी पावर्स जो है और भी एक्सटेंड की गई बाद में, इसमें इंक्लूड किया गया जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस भी हैंडल करता है, साइबर क्राइम्स हो गए, और काउंटरफीट करेंसी हो गया, आर्म स्मगलिंग हो गया। तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में था। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ग्रिडलॉक नीड्स रिफॉर्म सेज जयशंकर एट जनरल असेंबली। तो एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है कि यूनाइटेड नेशन ग्रिडलॉक्ड हो गया कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म और लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। और उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको एक्सपैंड करना चाहिए, और परमानेंट और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं दोनों मेंबर्स बढ़ाने होंगे। और इंडिया तैयार है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो उन्होंने पाकिस्तान पर भी अटैक किया, बोला कि बिना नाम लिए बोला कि हमारा नेबर एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। और यूनाइटेड नेशन की टेररिस्ट लिस्ट में बहुत पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। इंडिया ने जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ 22 अप्रैल को, उसका जवाब अपने सेल्फ डिफेंस के राइट के अंडर दिया, और डिमांड किया कि जो टेरर फंडिंग है उसको बंद करना चाहिए। और ग्लोबल इश्यूज की बात की उन्होंने कि गाजा और यूक्रेन वॉर पर, कि इंडिया ने बोला हॉस्टिलिटीज कम होनी चाहिए और जो पीस टॉक्स हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। और ट्रेड और टैरिफ के अनसर्टेनिटीज का भी जिक्र किया, बोला सप्लाई चेन को डी रिस्क करना जो है वो जरूरी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी में प्रोग्रेस काफी स्लो है। तो इंडिया का प्रोग्रेस के बारे में बताया उन्होंने कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस में एक्टिव रोल है इंडिया का। अरेबियन सी में पायरेसी से फाइट करने में भी इंडिया का रोल है। डिजिटाइजेशन को प्रमोट करना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है। तो इंडिया का अप्रोच उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस, आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस, और आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये इंडिया हमेशा फ्रीडम ऑफ चॉइस मेंटेन करेगा और जो है ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा, ऐसा जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच में बोला। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सीबीआई क्रैक्स डाउन ऑन बिल्डर्स। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सीबीआई क्या, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1963 में। और ओरिजिन इसका मिलता है बेसिकली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1946 का है उससे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इंडिया की प्रीमियर जो है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो सीबीआई मेनली जो है इन्वेस्टिगेट करता है कैसे केसेस को, जो करप्शन से रिलेटेड केसेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पीएसयूज, इनसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे कि फ्रॉड, स्कैम्स, ब्लैक मनी, स्पेशल क्राइम्स जैसे कि मर्डर हो गया, किडनैपिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, ये सब। हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव केसेस जैसे कोल स्कैम के केसेस में 2G स्पेक्ट्रम। और जो केसेस जो इनको रेफर किए जाते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली नॉर्मल केसेस में जो ज्यूरिसडिक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट, नॉर्मल केसेस में स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आने पर जो है कंसेंट बिना भी केसेस ले सकती है। इसलिए कई बार स्टेट्स जो है सीबीआई प्रोब जो है अपोज करते हैं। और हेड जो इनके हेड होते हैं बेसिकली कौन होते हैं? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, जो कि अपॉइंट कौन करता है सीबीआई के डायरेक्टर को?
एक तो पैनल अपॉइंट करता है जिसमें पीएम होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है वो बेसिकली वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है कि इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसको भी इसके अंडर इंक्लूड किया गया है, इस लिस्ट के अंडर। यूनेस्को ने, किसने किया है? यूनेस्को ने। और जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है कोल्ड डेजर्ट? ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सिचुएटेड है। और अब इंडिया के जो है 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स यूनेस्को के जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। तो क्या होता है ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? ये बेसिकली 1971 में अंडर लॉन्च किया गया था अंडर यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसके अंडर। पर्पस है कि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को, और प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें अलग अलग देशों के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव्स वही है सारे की कंजर्वेशन करना नेचुरल हैबिटेट का, स्पीशी का, लैंडस्केप का, और लोकल कम्युनिटीज को सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देना। और एजुकेशन और रिसर्च पर्पस भी रहता है यहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी और ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन पर स्टडी होती है। इसमें स्ट्रक्चर जो बायोस्फीयर रिजर्व का रहता है वो कैसा रहता है कि जो एक कोर और एरिया रहता है जहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहती हैं एक्टिविटीज़। यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। फिर बफर जोन होता है आसपास का। बफर जोन में रिसर्च, एजुकेशन, इको टूरिज्म और एजुकेशन जो है अलाउड रहता है। फिर उसके बाद का जो इसके बाद का एरिया रहता है वो ट्रांजिशन एरिया रहता है। ट्रांजिशन एरिया में जहाँ पे लोकल पीपल जो है वहाँ रह सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं सस्टेनेबल जो एक्टिविटीज़ हैं अपनी। तो इंडिया के 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो है इस लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं ऑफिशियली। और अब हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट बुलेट ट्रेन सेक्शन टू बी कंप्लीटेड बाय 2027। तो ये कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है? जो सूरत टू बिलीमोरा 50 किलोमीटर ये रेडी हो जाएगा 2027 तक। और जो फुल मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर है वो 2029 तक जो है ऑपरेशनल होगा। मैक्सिमम जो स्पीड रहेगी ट्रेन की 320 किलोमीटर पर आवर रहेगी। और जो मुंबई टू अहमदाबाद है वो बेसिकली कवर किया जा सकेगा 2 आवर्स 7 मिनट्स में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नॉट जस्ट वन हॉर्न राइनो, काजीरंगा पार्क ऑल्सो हार्बर्स रिच वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स। तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है जो असम में है। वहाँ पे इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स का सर्वे कराया गया। तो इस स्टडी में बताया गया कि जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि बटरफ्लाइज और मॉथ्स की बात करें तो टोटल इंसेक्ट स्पीशीज है उसका 30% ये वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एंड्स, बीज और वास्प्स की बात करें तो ये लगभग 14% है। और बीटल्स की बात करें तो बीटल्स जो है लगभग 12% है। तो स्टडी ने हाईलाइट किया कि जो माइक्रोफाउना है जैसे कि इंसेक्ट्स एंड स्पीशीज हो गई ये भी इकोसिस्टम के लिए वाइटल है। और इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स जो है ये बेसिकली इनका काम होता है कि सीड्स का डिस्पर्स और सॉइल हेल्थ इंप्रूव करना, प्लांट रीजनरेशन कराना और फूड वेब मेंटेन करते हैं ये। तो काजीरंगा के डायरेक्टर क्या बोलते हैं, बिग फाउना की जो रेजिलियंस है इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स पर डिपेंड करती है, ये इकोसिस्टम के फाउंडेशन है। और टाइगर डेंसिटी यहाँ पर है, टाइगर डेंसिटी लगभग 18.65 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है और थर्ड हाईएस्ट है ये इंडिया में। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये बिग 5 के लिए फेमस है जैसे कि इंडियन राइनो, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट और वाइल्ड वाटर बफेलो और ईस्टर्न स्वैम्प जो डियर होता है इन बिग 5 के लिए ये फेमस है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट डज ट्रम्प्स लेटेस्ट H1B डायरेक्टिव स्टेट। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो H1B वीज़ा है उसकी फीस हाइक कर दी है, $1,000 से $1 लाख कर दी है, यानी कि 60 गुना से ज़्यादा का इंक्रीज किया है। और सिर्फ न्यू एप्लीकेशंस के लिए है, एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स या रिन्यूएबल्स पर नहीं लग रही है। रीज़न उन्होंने क्या दिया हाइक का कि व्हाइट हाउस का कहना है कि जो H1B वीज़ा है उसका मिस यूज़ हो रहा है और यूएस वर्कर्स को डिसएडवांटेज हो रहा है और जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क वो भी बढ़ रहा है। और बोला उन्होंने क्योंकि कंपनीज जो है फॉरेन वर्कर्स को चीप पर पेपर हायर कर रहे थे और तो जो यूएस के ग्रेजुएट्स हैं उनके जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये H1B वीज़ा की फ़ीस हाइक की। तो आर्ग्यूमेंट्स जो दिए जाते हैं लीगल माइग्रेशन के लिए कि स्किल्ड जो
H1B वीज़ा है वो यूएस जॉब्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनको डिस्प्लेस नहीं करते, और H1B वीज़ा कंट्रीब्यूट करता है उनकी टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और रिसर्च और नए बिजनेस क्रिएट करते हैं। और इंडिया जो है टॉप बेनिफिशियरी रहा है H1B वीज़ा का। 2024 की बात करें तो 71% जो भी H1B वीज़ा होल्डर्स हैं वो इंडियन है, और इसके लिए बाईपार्टीसन सपोर्ट है, यानी कि बोथ डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन्स है वहाँ पे उन H1B वीज़ा का मिस यूज जो है कर्ब करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि हाई फीस मोस्टली जो है जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, मोस्टली यही एलिजिबल हैं हाई फीस के लिए, और वेवर्स पॉसिबल हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं। और जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं लॉफुल सूट जो है जो चैलेंज करेंगे फी हाइक को। और नेस्कॉम सजेस्ट करता है कि जो यूएस की कंपनीज हैं अब फोकस करेंगी जो लोकल हायरिंग पे और उनको अपस्किल करने पे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ इजराइल यूज्ड एज्योर टू मॉनिटर पैलेस्टीनियंस। तो एज्योर क्या है? एज्योर पहले की एक जो माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस है, ये क्लाउड सर्विस उसका यूज करके इजरायली जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है जिसका नाम बेसिकली यूनिट 8200 बताया जा रहा है, उसने माइक्रोसॉफ्ट के इस सर्विस का यूज करके कैसे पैलेस्टीनियंस के जो है फोन कॉल्स रिकॉर्ड और स्टोर किए। तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मिलियंस ऑफ कॉल्स जो है एज्योर पर सेव की गई। और माइक्रोसॉफ्ट का रिस्पांस क्या है कि पहले कि जो है कुछ गलत नहीं हुआ, पहले उन्होंने बोला, बाद में इंटरनल रिव्यू करके बताया कि कुछ एविडेंस मिला जिसमें सर्विसेज को डिसेबल कर दिया गया उसके बाद। तो कैसे स्टार्ट हुआ? 2021 में जो है यूनिट जो ये है 8200, इसके कमांडर जो है सत्या नडेला से मिले और बोला कि उनके पास कॉल्स स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है स्पेशल एज्योर जो है सेटअप कर दिया और उनके पास इनफाइनाइट जो है स्टोरेज मिल गई। तो कैसे काम करता है? फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस जो है उनको ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट जो है होते हैं इस पे, और एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स से पैटर्न्स और कनेक्शंस एनालाइज होते हैं। मतलब एक कॉल से दूसरे कॉल या सैटेलाइट डेटा लिंक किया जा सकता था। और डेटा का सोर्स क्या है कि इसराइल ने गाजा और जो वेस्ट बैंक के ऑलमोस्ट सारे टेलीकॉम नेटवर्क्स कंट्रोल किए, और इसलिए हर फोन कॉल इसराइल के पास स्विच से पास होती थी। तो यानी मॉनिटरिंग पॉसिबल है। तो क्या सर्विलेंस बंद होगी ऐसा बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं कि सिर्फ एक जो है सर्विस है, एक सर्विस है, और इसराइल ने जो है गूगल क्लाउड, AWS, IBM और भी यूज़ किए हैं। मतलब एज्योर बंद भी हो गया तो काम दूसरे प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू रहेगा, यानी कि क्लाउड प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके मास स्पाइंग जो है वो पॉसिबल है, और जो प्राइवेसी है और सिविल राइट है उसके लिए बड़ा एक कंसर्न है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑयल इंडिया डिस्कवर्स नेचुरल गैस इन अंडमान। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान आइलैंड्स के ऑफशोर में एरिया में नेचुरल गैस रिजर्व्स डिस्कवर किए हैं। एग्जैक्ट साइज या क्वांटिटी अभी एस्टिमेट नहीं की गई है, और गैस आइसोटोप स्टडीज चल रही हैं ताकि गैस का ओरिजिन और क्वालिटी समझ आए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे फिनटेक्स वेलकम आरबीआई न्यू गाइडलाइंस ऑन डिजिटल पेमेंट्स। तो आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस आई थी डिजिटल पेमेंट पे, जिसमें कि बोला गया था कि हर ट्रांजैक्शन के लिए एक डायनेमिक कोड जनरेट होगा, जैसे कि ओटीपी होता है वैसे ही, ताकि और जो है जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं उनको सिक्योर बनाया जा सके, जिसका गोल है बेसिकली सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करना, कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना। तो फिनटेक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसे बेसिकली फॉरवर्ड लुकिंग और टाइमली मूव कहा है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन रैपिडली बढ़ रहे हैं और फ्रॉड्स और जो फिशिंग कंसर्न्स हैं वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट परमिट्स एक्सपोर्ट ऑफ 2G एथेनॉल फॉर फ्यूल पर्पस। तो यहाँ पे इंडिया ने जो 2G सेकंड जनरेशन एथेनॉल है उसके फ्यूल पर्पस के लिए उसको एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया है। पहले ये नॉन फ्यूल पर्पस के लिए अलाउड था, और अब फ्यूल प्लस नॉन फ्यूल दोनों के लिए एक्सपोर्ट पॉसिबल है। तो 2G एथेनॉल क्या होता है? 2G एथेनॉल बेसिकली ये एथेनॉल जो सेलुलोज या फिर लिंगो सेलुलोजिक जो फीड स्टॉक से बनता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल रेजिड्यू हो गया, क्या एग्रीकल्चरल रेजिड्यू या खेती का जो लेफ्ट ओवर होता है उसको एग्रीकल्चरल रेजिड्यू बोलते हैं, और वुडी बायोमास हो गया और एल्गी हो गया। इन तीनों चीज़ों से जो है जो 2G एथेनॉल है वो बनता है।
तो यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ, जो 1G एथेनॉल, 2G एथेनॉल और 3G एथेनॉल के बीच में होता है। तो 1G एथेनॉल जो होता है वो मेनली फूड क्रॉप से बनता है, जैसे कि शुगर केन, डायरेक्टली शुगर केन, मेज यानी कॉर्न और व्हीट, इन सब से बनता है और इजी होता है और चीप प्रोडक्शन होता है। और तो अब सेकंड जो होता है 2G एथेनॉल, ये बेसिकली नॉन फूड से बनता है, बायोमास से बनता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल का रेजिड्यू हो गया, जैसे कि जो बचा कुचा जो होता है एग्रीकल्चर का, और वुडी बायोमास से बनता है, एल्गी से बनता है, यानी डायरेक्टली जो है फूड क्रॉप्स यूज़ नहीं होते हैं। और जो फ्यूल होता है इसको अब एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, पहले नॉन फ्यूल के लिए अलाउड था सिर्फ। और 3G जो होता है मोस्टली एल्गी बेस्ड होता है एथेनॉल, और इसका फ़ायदा ये है कि जो है ये काफ़ी हाई यील्ड होती है इसकी पर एकड़, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील की जो फॉरेन मिनिस्टर्स ने इज़राइल का जो गाज़ा अटैक है उसको स्ट्रांगली कंडेम किया है, और उन्होंने बोला है कि इज़राइल की वजह से वहाँ पे गाज़ा में सिविलियन डेथ्स हो रही हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और लोगों को फेमाइन भी फेस करना पड़ रहा है। और उन्होंने कॉल किया कि बेसिकली कि फुल सीज़ फायर होना चाहिए और इज़राइली ट्रूप्स का फुल विथड्रॉल हो और होस्टेजेस को रिलीज़ किया जाए जो कैप्चर किए गए हैं हमास के द्वारा, जो अक्टूबर 2025 में। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ को सपोर्ट दिखाया कि उन्होंने बोला कि गाज़ा स्ट्रिप को जो है ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ को मानना चाहिए, और यहाँ बोला कि स्टारवेशन को जो है यूज़ करना एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ उसको भी कंडेम किया तीनों ने मिलके, और बोला कि टेररिज्म जो सारे फॉर्म्स में है, टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स शुड बी कंडेम्ड। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ब्रिक्स नेशन क्रिटिसाइज प्रोटेक्शनिज्म, कंडेम्ड इजरायली अटैक्स अगेंस्ट कतर। तो जो ब्रिक्स नेशन है उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म और जो टैरिफ वॉलेटिलिटी है उसको कंडेम किया है, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज की वजह से ग्लोबल ट्रेड में इंस्टेबिलिटी आ रही है। और ब्रिक्स ने कहा कि यूनिलेटरल जो है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं और ग्लोबल साउथ को मार्जिनलाइज करते हैं, और क्लाइमेट रिलेटेड जो टैरिफ्स हैं उनको भी रिजेक्ट किया, जो कि यूरोपियन यूनियन और लगाता है, जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है यूरोपियन यूनियन का उसको भी कंडेम किया, और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को भी कन्फ्लिक्ट किया जो इसराइल और कतर में हो रहा है, उसकी बोला कि सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच नहीं होना चाहिए। ईरान के अटैक्स उन पे हुए यूएस के द्वारा उसको भी कंडेम किया, बोला कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को सेफ्टी अपहोल्ड करना ज़रूरी है। और ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिफॉर्म्स, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बोला कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की बात की। और यहाँ पे देखने की बात यह है कि जो चाइना है उसने इंडिया की जो परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है उसकी बिड को सपोर्ट नहीं किया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ईरान रिजेक्ट्स यूएस कॉल टू हैंड ओवर यूरेनियम। तो यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग ने रिपोर्ट किया कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका स्टॉक पाइल जो है जून 13 तक जो है लगभग 440.9 केजी तक पहुंच गया, जो कि मई 17 से 32.3 केजी ज़्यादा है। तो यूएस ने ईरान से कहा है कि सारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है उनको दे दे वो, और 3 मंथ सैंक्शन रिप्राइव मिलेगा इससे। और फ्रांस ने भी सिमिलर ऑफर दिया और ईरान के प्रेसिडेंट ने इसको अनएक्सेप्टेबल बोला। और ओवरऑल जो है न्यूक्लियर टॉक्स कोलैप्स के बाद जो है टेंशन्स काफ़ी हाई हैं, और सैंक्शंस और यूरेनियम कंट्रोल इशू पर दोनों साइड से डिसएग्रीमेंट जो है वो क्लियर है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।